नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, अध्याय 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं आज हम। जो विद्यार्थी या जो स्टूडेंट आज की क्लास पहली बार अटेंड कर रहा है, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो है हमारी सिलेबस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उसमें मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज सिलेबस बताया हुआ है कि आपको आखिर लेटेस्ट सिलेबस में पढ़ना क्या है। ठीक है, और एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास रहेगी ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाली है। ठीक है, तो इसको दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और बेटा यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमने केमिस्ट्री लेके कोई गलती कर दी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। अपने दिमाग से ये सभी चीजें निकाल देना कि यार ये तो बहुत टफ होती है, ये नहीं लेना था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, है ना। टफ कब होती है? जब हम पढ़ते नहीं है। कोई भी चीज टफ कब लगती है? जब हम पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर हमें वो डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि आखिर हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ये सारी समस्याएं आपकी आज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको डुग्गू कोचिंग सेंटर जो है पूरा सपोर्ट करेगा। ठीक है, आगे तक आपको सबका सपोर्ट मिलता रहेगा। जैसा कि हमने आपको कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं में सपोर्ट किया है, उसी प्रकार हम आपके लिए कक्षा 11वीं में भी फुल सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो हमारे साथ भी आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और एक क्लास जो है आपका डिसाइड नहीं करती कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आपको 4 6 8 क्लास तो देखनी पड़ेंगी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा है कि आपने 10th तक तो अभी थोड़ा लो लेवल का पढ़ा है, लेकिन जैसे ही आप 11th में आते हैं तो आपको हल्का सा जो है एडवांस लेवल का देखने को मिल जाता है। मतलब चीजें वही हैं जो आप पढ़ के आए हैं। 8वीं 9वीं 10वीं में जो आपने पढ़ा है, चीजें वही हैं, बस उनको थोड़ा एडवांस लेवल में आपको बता रहे हैं कक्षा 11वीं में। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और जो भी आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलो तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखो बेटा, सबसे पहले तो जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज की जो क्लास है, तो मैं आपके लिए ये जो क्लास है ना, ये पूरा बेसिक से ही लेके आया हूँ कि आखिर ये चीज होती क्या है। ठीक है, चलो तो जैसे आपको सबसे पहला टॉपिक दिख रहा होगा विज्ञान। क्या दिख रहा है बेटा? विज्ञान। तो विज्ञान आखिर होता क्या है ना। तो ये देख लेते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। चलो, तो विज्ञान आखिर होता क्या है, तो विज्ञान समझते हैं। यहाँ पे विज्ञान की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? ये लिखी है, प्रयोग, निरीक्षण व परिणाम से प्राप्त क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यदि इंग्लिश की बात करें तो साइंस जो है सिस्टमेटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट इज कॉल्ड जो है साइंस। ठीक है, अब यदि इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा आपका कि विज्ञान जो है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, ठीक है, जो भी, तो उससे आपको जो भी नॉलेज मिलता है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो भी रिजल्ट मिलता है, तो वही क्या होता है? साइंस कहलाता है। ठीक है, मतलब जब भी आप प्रयोग या निरीक्षण करते हैं तो उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो उससे आपको जो सुव्यवस्थित मतलब पूरा व्यवस्थित और संगठित जो ज्ञान मिलता है, वही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब विज्ञान तो जो है हमारे लिए बहुत ही पुराना है।
क्योंकि हमारे यहाँ विज्ञान तो जो है कई युगों युगों से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि आजकल जो है थोड़ा एडवांस लेवल का विज्ञान हो गया है। बाकी विज्ञान पहले भी था, हमारे भारत देश में पहले भी विज्ञान था। ठीक है, कई युगों पहले विज्ञान था। और आजकल ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि विज्ञान की खोज हमने की है, ये किया है, वो किया है, तो ये तो बेटा गलत है। क्योंकि विज्ञान जो है हमारे यहाँ पहले से ही है। ठीक है, तो इसके भी कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब बात आती है विज्ञान के बाद बेटा आपको रसायन विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थों की संरचना, गुणों और उनके बीच होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। ठीक है, यदि इंग्लिश में देखें तो ये हो जाएगा ब्रांच ऑफ द साइंस विच स्टडीज द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस अकरिंग बिटवीन सब्सटेंस। ठीक है, तो अब इसको यदि हिंदी में देखें तो जो आपके पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो भी आपके पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसकी संरचना, ठीक है, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, मतलब उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उनके बीच जो भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उनके बीच जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो इन सब की जो स्टडी हम करते हैं, इन सब का जो अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो अब आपको दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे कि विज्ञान क्या होता है और रसायन विज्ञान मतलब साइंस क्या होती है और केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, साइंस में क्या बोला था कि जो भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, साइंस में क्या बोला था, जो भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, या जो भी निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उससे जो रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है, या जो भी रिजल्ट मिलते हैं, तो उनसे जो हमें क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित या सुसंगठित जो ज्ञान मिलता है वही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जो सिस्टमेटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमेटिक जो नॉलेज मिलती है, ऑब्टेन करते हैं हम, ठीक है, किससे? एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से और रिजल्ट से, वही साइंस कहलाता है। और यहाँ पे बात हमने क्या की? केमिस्ट्री की, रसायन की। तो इसमें आपको जो भी सब्सटेंस रहेंगे उनकी जो संरचना है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उनके बीच जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान की जो है शाखाएं कितनी होती हैं। मतलब रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के जो है कितने पार्ट होते हैं। तो केमिस्ट्री के बेटा 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है कार्बनिक रसायन, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको कार्बनिक रसायन में आपको जो है हाइड्रोजन इत्यादि के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, कार्बन के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद आता है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन जिसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सिंपल सी बात है, जिसमें कार्बन के बारे में नहीं पढ़ना है वह कार्बनिक रसायन हो जाएगा, है ना। उसके बाद थर्ड आता है आपका भौतिक रसायन, जिसको बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? आप तो 9th 10th में साइंस अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, भौतिक मतलब फिजिकल। तो यार केमिस्ट्री में अब आप सोचो केमिस्ट्री में फिजिक्स कैसे आ रही है? तो आती है बेटा, है ना। तो भौतिक रसायन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में हमें वो चीजें पढ़ना है कि ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो कि आपको फिजिक्स के थ्रू ही क्लियर होंगे। ठीक है, जिसमें कि फिजिक्स का यूज होगा। फिजिक्स का यूज होगा इसका मतलब क्या है कि जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल्स हो गए, फॉर्मूले हो गए, तो इनके थ्रू जो है आपको केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़नी रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। पहला कार्बनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। अब बात करते हैं हम कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है।
ठीक है, रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, मतलब केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलो अब इसके लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन, उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, मिश्र धातुओं आदि के निर्माण में उपयोगी। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। चलो, ये हो जाएगा यूजफुल इन मेट्रोलॉजी, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, बेसेस, एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, मेडिसिन्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, लॉयज, ईटीसी। ठीक है, तो इसमें अब आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो छूट रही है ना। लगभग सभी। तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट इतनी ज्यादा है बेटा कि आजकल हम जो भी चीज कर रहे हैं उस सभी में केमिस्ट्री है, सभी चीजों में केमिस्ट्री है। ठीक है, यदि हम पानी भी पी रहे हैं ना तो उसमें भी केमिस्ट्री है, क्योंकि H2O आ रहा है ना। और और भी जितना भी चीजें हैं, मतलब जितनी भी आपको चीजें देखने को मिल रही हैं आजकल, सभी में केमिस्ट्री है, सभी चीजों में केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा, मौसम विज्ञान। ठीक है, तो मौसम से रिलेटेड जितनी भी चीजें उस सब में इसका यूज हो रहा है। फिर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, तो इसमें भी, कंप्यूटर में भी हो रहा है, एनालाइजर में भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एसिड में हो रहा है, बेस में हो रहा है, सॉल्ट्स में हो रहा है, उसके बाद जो है आपका डिटर्जेंट्स में हो रहा है, मेटल्स में हो रहा है। तो सभी चीजों में जो है इसका यूज होता है। ठीक है, सभी जितनी भी चीजें बनाई जा रही हैं सब में आजकल बेटा केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंस हो गई। अब आगे बात करते हैं हम दूसरी इम्पोर्टेंस की। ठीक है, तो दूसरी इम्पोर्टेंस देखो यहाँ पे क्या है कि भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवाणुनाशकों तथा कीटनाशकों के निर्माण में उपयोगी। तो ये हो जाएगा यूजफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, हेल्थ केयर, डिसइंफेक्टेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो ये देखो, अब मुझे ये बताओ कि इतनी सारी चीजों को जानने के बाद आपको ऐसी कौन सी चीज लगती है कि जिसमें साइंस का यूज नहीं है, केमिस्ट्री का यूज नहीं है। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। बाकी मुझे तो लगता है कि यार ओवरऑल जो है सभी चीजों में केमिस्ट्री का यूज होता है। ठीक है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में अगला आते हैं कि कुछ प्रमुख औषधियों के उदाहरण। अब औषधियों में जो है आपका जो भी ड्रग्स वगैरह हैं उसमें आपका देखो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी। सबसे पहला तो कैंसर में प्रभावी, कैंसर जब होता है तो उसके लिए हम देते हैं सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल। उसके बाद एड्स में प्रभावी कौन सी औषधि है, तो वो है एजिडोथाइमिडिन। ठीक है, जिसको बोला जाता है AZT। अब इंग्लिश में देखते हैं तो एग्जांपल्स ऑफ सम इम्पोर्टेंस ड्रग। तो यहाँ पे इफेक्टिव इन कैंसर, तो कैंसर में कौन सी जो है ड्रग इफेक्टिव है, तो उसमें ये वाली है, कौन सी, सिस्प्लाटिन इन टैक्सोल, सॉरी एंड टैक्सोल। उसका दूसरा इफेक्टिव इन एड्स, तो ये हो जाएगा एजिडोथाइमिडिन। ठीक है, AZT। तो ये जो है कैंसर में अफेक्टिंग है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है बेटा ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाए। अब आते हैं हम द्रव्य की प्रकृति के बारे में। किसकी प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति। तो द्रव्य की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर आखिर होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम द्रव्य की। किसकी बात करते हैं, द्रव्य की, मतलब मैटर की। तो मैटर होती क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पता होनी चाहिए कि मैटर क्या होती है, जब तो उसके नेचर के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो मैटर क्या होती है, तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। उदाहरण के लिए पेन, किताब, टेबल आदि। तो नेचर ऑफ मैटर में यदि इंग्लिश में बात करें तो ये होगा मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। तो यदि देखो हम बात कर रहे हैं
मैटर की, तो मैटर ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, जिसमें कि द्रव्यमान होता हो, ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास होता हो और जो स्थान घेरती है, ठीक है। अब जैसे मान लो पेंसिल रखी मैंने, तो ये एक मैटर होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान, कुछ ना कुछ वेट है, और ये जो है स्थान घेर रही है, मतलब कि स्पेस जो है कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पे ले रही है, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको इस टाइप में रखी है यहाँ से, तो इसका ये जो है ना स्पेस जो है इसने घेर लिया है, ठीक है। यदि मैं इस पे रखता हूं तो देखो नेचर ऑफ मैटर ही छुप गया, मतलब इसका ये मतलब है कि ये कुछ ना कुछ अपना जो है स्थान ले रही है, कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है, जब तो वो पीछे वाला छिप चुका है, ठीक है। चलो, तो ये मैटर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैटर जो है कितने टाइप की होती है। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, मुख्य तीन अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो पहली हो जाएगी ठोस, जिसको बोला जाता है सॉलिड, दूसरा द्रव जिसको बोला जाता है लिक्विड, और तीसरा हो जाएगा गैस, जिसको गैस ही बोला जाता है। तो हिंदी की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस, और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस बता देता हूँ उनके कैरेक्टर के आधार पे, ठीक है। तो हिंदी वालों के लिए बेटा मुंह से बोलते जाऊंगा तो आप तो वैसे ही समझ जाएंगे, क्योंकि 9th 10th में तो आप ये अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो इसके देखो सबसे पहला कैरेक्टर हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सॉलिड का कैसा होता है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड। उसका लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। और गैस जो है नो ऑर्डर इज देयर, पार्टिकल्स जस्ट मूव अबाउट रैंडमली, ठीक है। उसके बाद साइज एंड शेप की बात करते हैं यदि हम, तो इसका जो है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड साइज। सॉलिड में जो है इसका साइज और शेप जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिक्स साइज बट शेप इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। कर्सिव शेप ऑफ द कंटेनर्स, ठीक है। अब देखो इसमें यदि बात करते हैं लिक्विड की, तो इसका साइज तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। इसको जिस कंटेनर में हम डाल देते हैं ये उसी कंटेनर का साइज सॉरी शेप में हो जाता है। और गैस की बात करते हैं तो गैस नेदर साइज नॉर शेप इज फिक्स्ड, ठीक है। इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है ना ही इसका शेप और ना ही साइज, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। उसके बाद आती है रिजिडिटी, तो इसमें मैक्सिमम होती है, इसकी मिनिमम होती है, उसकी नेग्लिजिबल होती है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में ये होती है नेग्लिजिबल, ठीक है। उसके बाद ये होती है मिनिमम, ये होती है मैक्सिमम। फिर लिक्विडिटी में बात करें यदि तो ये होती है नेग्लिजिबल। फिर मैक्सिमम पार्टिकल फ्लो डाउनवर्ड्स और मैक्सिमम पार्टिकल्स फ्लो ऑल डायरेक्शंस। और यदि हम मोशन की बात करते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल एंड देयर काइनेटिक एनर्जी, तो पार्टिकल वाइब्रेट एंड फ्लो एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएटेड। फिर मैक्सिमम मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, तो इसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होती है बेटा? गैस में होती है। उसके बाद डेंसिटी जो है, डेंसिटी इसकी होती है इन जनरल द डेंसिटी इज हायर एक्सेप्ट सम केसेस। उसके बाद इंटरमीडिएटेड विथ सम, उसके बाद मिनिमम डेंसिटी, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है बेटा? गैस की होती है। और सबसे हाई काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? वो भी गैस की ही होती है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद हम बात करते हैं आगे कि इस चैप्टर में आपको और क्या क्या पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पढ़ने रहेंगे रासायनिक संयुग के नियम। तो रासायनिक संयुग के नियम हो जाएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको 5 लॉ पढ़ने रहेंगे, जिसमें सबसे पहला रहेगा द्रव्य के संरक्षण का नियम। ये बेटा जितने भी रूल हैं आपको, ये सभी के सभी मैं
एक अलग से क्लास लूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि ये रूल क्या होते हैं, किसने दिए थे और कब दिए थे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन कौन से रूल हैं जो पढ़ने हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तो लॉ ऑफ डेफिनेट पोजीशन सॉरी प्रोपोर्शंस। ठीक है, उसका बाद तीसरा गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रहेगा गैर लुसेक का गैसीय संयोजन का नियम, जिसको बोला जाएगा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, पांचवा नियम जो है उसमें आपको अवोगाद्रो का नियम पढ़ना रहेगा, जिसमें को इंग्लिश में बोला जाएगा अवोगाड्रोज लॉ। ठीक है, फिर अगला टॉपिक जो रहेगा इस चैप्टर में आपको पढ़ना रहेगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़नी रहेगी, इसकी भी एक आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, फिर बात आती है इन सब की, तो इसमें आपको पढ़ना रहेगा परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास क्या होता है, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फिर मोलरता, मेलोरिटी क्या होती है, मोललता, मोलिलिटी क्या होती है, फिर फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी क्या होती है। उसके बाद बात आती है मूलानुपाती सूत्र की, तो ये हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, फिर आता है लास्ट में सीमांत अभिकर्मक, तो ये हो जाएगा मार्जिनल रीजेंट। ठीक है, तो इसमें आपको इतने टॉपिक पढ़ने रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है वो सभी का सभी आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन डुगू कोचिंग सेंटर को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाके वह डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वह आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको मिलने वाली हैं सभी सुविधाएं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।